प्रकल्प संस्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड प्रांत संबद्ध अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की हिंडन पार्क क्षेत्र की इकाई द्वारा सेक्टर 4B स्थित मेवाड़ इंस्टीट्यूट में जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मुख्य वक्ता रहे। इस अवसर पर इस हिंडन पार्क क्षेत्र द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए विद्यार्थियों के बीच एक पीपीटी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कम से कम 3 जनजातीय नायकों के बारे में बच्चों को कुछ जानकारी अपने शब्दों में लिखनी थी और कुछ चित्र भी अपेक्षित थे। इसके लिए लगभग 80 से भी अधिक जनजातीय शूरवीरों के चित्र और वीरोचित इतिहास को संकलित कर फेसबुक इत्यादि पर भी उपलब्ध करवाए गए। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भी यही था कि जिन अनाम शहीदों को पिछली सरकारों ने गुमनामी के अंधेरे में विलुप्त कर दिया, आज की पीढ़ी जब उनके वीरोचित इतिहास को टटोलेगी तो सही मायने में वह उनके प्रति सम्मान और गौरव महसूस कर सकेगी। आज की पीढ़ी के मन में उन अनाम शहीद के प्रति कौतूहलता उत्पन्न करना और उस जिज्ञासाओं के माध्यम में उनको स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, यही इस पीपीटी प्रतियोगिता का उद्देश्य था। प्रसन्नता का विषय यह है कि समय अभाव के कारण हमारी टीम कुल 15 स्कूल कॉलेजों को ही संपर्क कर पाई थी, उसमें ही लगभग 150 से अधिक पीपीटी प्राप्त हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों को यह विषय रुचिकर लगा और पहली बार आयोजित प्रतियोगिता की यह बहुत बड़ी सफलता रही। डॉ. सुधांशु त्रिवेदी जी पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस की मनाए जाने के बारे में बताया कि किस प्रकार हमारी वर्तमान सरकारी देशभर के सुदूर क्षेत्रों में और सीमांत प्रदेशों में फैले इस जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत को समाज के सामने लाकर उनके आत्मविश्वास और सर्वांगीण विकास के लिए पूरी लगन से लगी हुई है। उसके लिए बिरसा मुंडा, जिनको जनजातीय समाज में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से आदर और सम्मान दिया जाता है, के जन्मदिन 15 नवंबर को देशभर में उन अनाम शहीदों की स्मरण कर उनके बारे में वर्तमान पीढ़ी को समुचित जानकारी देने का अभियान चलाया, जिससे पिछली सरकारों की भूलों के कारण वर्तमान पीढ़ी को उनके बलिदानी इतिहास से न केवल वंचित रखा गया वरन केवल कुछ खास शहीदों का ही गुणगान किया गया। उन्होंने बताया कि पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए केवल एक ही मंत्रालय था। एनडीए सरकार के बाद अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए अलग और अनुसूचित जाति एससी के विकास के लिए अलग अलग मंत्रालय बनाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में वनवासी कल्याण आश्रम के वर्तमान में चल रही गतिविधियों की जानकारी वनवासी कल्याण आश्रम के वरिष्ठ संगठन मंत्री मां दालचंद जी द्वारा दी गई। अभी भी उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में अनेकों जनजातियां हैं, जिनके बीच में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तथा आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से सेवा प्रकल्प संस्थान द्वारा 450 से भी अधिक चलाए जा रहे प्रकल्पों, जिसमें स्वास्थ्य रक्षकों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी, एक विद्यालय के माध्यम से चिकित्सा, उच्च शिक्षा के लिए नगरीय क्षेत्रों में आवासीय छात्रावास तथा अनेकानेक रोजगारपरक सेवा के कामों की जानकारी दी गई। रुद्रपुर उत्तराखंड में चल रहे बालिका छात्रावास तथा बनने वाले नर्सिंग कॉलेज के बारे में उन्होंने सभी समाज के बंधुओं को जानकारी दी। श्री सुधांशु जी ने वनवासी गौरव क्या है और उसको किस प्रकार भ्रांतियों में उलझा दिया गया और वर्तमान पीढ़ी को आधी अधूरी जानकारी दी गया, उसका उल्लेख उन्होंने एकलव्य का उदाहरण देकर समझाया। यह सच है वह भी जाति का था और यह भी सच है कि वह दिव्यास्त्र चलाने में भी निपुण था, और जब आचार्य द्रोणाचार्य जी ने उससे उसका परिचय पूछा कि बालक तुम कौन हो, तो जो उसने बताया वह समाज से जानबूझकर छिपा दिया गया। उसने बताया कि वह मगध नरेश जरासंध के पूर्व सेनापति का पुत्र एकलव्य है। यह बात समाज को नहीं बताई गई। वह भील था, जनजातीय समाज से था, जंगलों में अपने आचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर पारंगत हुआ, पर वह भी बहुत ही वीर योद्धा परिवार से था। यह जानबूझकर छिपाया गया, जिससे भील जाति के मन में कहीं अपने गौरवशाली अतीत को जानकर कर चेतना न आ जाए। उनको यही बताया गया कि किस प्रकार तुम्हारे उपसमाज ने अत्याचार किए हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अतीत में हमारा समाज ज्ञान अर्जित करने के वनों में ही जाता था। इन्हीं जनजातीय समाज में बड़े बड़े ऋषि और महर्षि हुए हैं, जिन्होंने अनेकानेक अनुसंधान और नक्षत्रों की गति का अध्ययन कर समाज को ज्ञान दिया, जिसके कारण हमारी अतीत हमारे पूर्वज एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सके। वह तो कुछ कालचक्र की गति के कारण हम विदेशी आक्रमणकारियों के गुलाम हो गए और हमारे मन में बजाय उस गौरवशाली अतीत के स्थान पर हीन भावना बती चली गई। इस हीन भावना को भी विदेशी षड्यंत्र का ही भाग समझने की जरूरत है। यह कार्यक्रम इसी गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम को भारत विकास परिषद की वैशाली वसुंधरा शाखा और माइत्री फाउंडेशन वसुंधरा ने मिलकर आयोजित किया था। माइत्री फाउंडेशन की श्रीमती आभा श्रीवास्तव, केपी भट्टरहे तथा भारत विकास परिषद के जिला संयोजक लोकेश कुमार,
लोकेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शाखा अध्यक्ष हरीश मिश्रा, श्रीमती ऋतु शर्मा, श्रीमती विनेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष डा शशि प्रकाश शर्मा, अजय माथुर, अभिलाष पांडेय और अंकुर जैन का विवर आरपी शर्मा तथा गौरव टोंक मुख्य रूप से रहे। मंच संचालन डा प्रदीप और बोहितेश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय चिकारा जी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रुद्रपुर जाकर उन प्रकल्पों को प्रत्यक्ष देखा और फिर उनको उनकी आवश्यकता का ध्यान आया और सेवा प्रकल्प संस्थान रुद्रपुर की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता से ही प्रभावित होकर उन्होंने दूधिया बाबा कन्या छात्रावास के ऊपरी तल के निर्माण के लिए अपनी कंपनी के CSR से लगभग 1 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाई है और आगे भी नर्सिंग कॉलेज के निर्माण में जो भी आवश्यकता लगेगी पूरी सहायता की जाएगी। उनकी कंपनी ने ही वहां के सभी कन्याओं की शिक्षा के लिए दी जाने वाली फीस को भी CSR निधि से ही प्रायोजित करवाई है और अगर बालिकाएं उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक होगा तो उसकी भी वह चिंता करेंगे। भारत विकास परिषद वैशाली वसुंधरा शाखा ने पिछले वर्ष भी अपने सदस्यों के सहयोग से लगभग 1 लाख रुपए की सहायता राशि और अपने सदस्य श्री अजय माथुर जी सहयोग से सभी कन्याओं के लिए 210 कन्याओं जूते और मोजे उपलब्ध करवाए थे और इस बार भी 20 सिलाई मशीनें और सभी कन्याओं के लिए चप्पलों की व्यवस्था अपनी कंपनी की CSR से करवाने की घोषणा मंच से की है। आंदोलन में योगदान पर विचार करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान करिए, एक राजनीतिक आंदोलन था, बिल्कुल हम मानते हैं गांधी जी के नेतृत्व में, जिसमें सरदार पटेल, नेहरू जी और अन्य तमाम लोग थे। कांग्रेस उसमें फोरफ्रंट में थी। तो दूसरा भी आंदोलन था जो क्रांतिकारी आंदोलन था, चाहे बंगाल की अनुशीलन समिति हो, वहाँ पे शकील नाथ सान्याल, बाघा जतीन से लेकर सूर्य सिंह, और फिर चाहे यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र में, वीर सावरकर जी, ये सारे के सारे लोग एक क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान करें तो एक समय ऐसा था कि कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया था। चटगांव में शस्त्रागार क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था। लखनऊ के पास काकोरी में खजाना कब्जा कर लिया था। भगत सिंह जी ने नेशनल असेंबली में बम फेंक दिया था और वायसराय हार्डिंग को मार दिया गया था। आप सोचिए सरकार की क्या स्थिति रही होगी। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि इन लोगों का तो कोई योगदान नहीं था। फिर एक तीसरा भी है जहां सैन्य अभियान के द्वारा हुआ, जिसको रास बिहारी बोस जी ने आजाद हिंद फौज शुरुआत की और सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको उस मुकाम तक पहुंचाया कि ब्रिटिश सरकार का पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया। और एक घटना जो आप में से बहुत से लोगों को शायद ध्यान हो और कुछ लोगों को न ध्यान हो कि 10 फरवरी 1946 को भारत की नौसेना में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक बड़ी क्रांति और अपराइजिंग हुई और 2 दिन के अंदर उस समय के बॉम्बे, कलकत्ता और कराची में 20,000 नौसैनिक आ गए और 100 से अधिक उन्होंने जहाजों पे कब्जा कर लिया। 15 दिन लगे उसको सेटल करने में। ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल गए और वो नहीं समझा पाए तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं सरदार पटेल और नेहरू जी से अनुरोध किया कि आप सैनिकों को समझाइए। और ध्यान करिएगा, ये 27-28 फरवरी 1946 को समाप्त हुआ और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इसमें थोड़ा सा इतिहास में ध्यान रखिए, 47 में नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2 सितंबर 46 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। ये घटना कब की है? 46 फरवरी। मार्च 46 कैबिनेट मिशन, जून में वो डेट फाइनल करता है। 2 सितंबर को तुरंत उनके हाथ में पावर दे देता है, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश आर्मी का चीफ था क्लॉड मैकॉनले, उसने अपना एक वाइसरॉय को लेटर भेजा था कि स्थिति इतनी खराब है। ये उसने भेज दिया था नवंबर 45 में कि भारतीय सैनिकों में बहुत असंतोष है जो INA के विरुद्ध चल रहा है लाल किले में ट्रायल। सफलता के सारे गुर हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, परिवार में, पड़ोसी सब सिखाते रहते हैं कि भाई हम भगवान से भी सफलता मांगते हैं। कई बार मंदिर में जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं? बचपन से लेके बड़े होंगे, बचपन में जाके भगवान जी मुझे पास करवा देना, मुझे 80% नंबर दिलवा देना, मेरा IIT में सिलेक्शन करवा देना, मेरे को एक कार दिलवा देना, मेरी शादी करवा देना, मेरा मकान दिलवा देना। यानी कि हम सिर्फ फल की इच्छा करते हैं, हम फल मांगते हैं। क्या हमने कभी विचार किया है कि उस फल को पैदा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो तत्व हैं, अगर जो भगवान से हम वो तत्व मांगे तो हम एक नहीं अनेक फल जनरेट कर सकते हैं।
और इसमें मैं हनुमान चालीसा का, मैं खुद हनुमान जी का भक्त हूँ, एक दोहा लेना चाहूँगा जिसमें कहा गया है, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु क्लेश विकार। यानी कि भगवान के दरबार में जाके हमें मांगना है तत्वों को, बल को, बुद्धि को और विद्या को। बल क्या है? बल है मेहनत का प्रतीक। सारे बच्चों, हमें मेहनत करनी है, मेहनत से ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। विद्या भगवान ने सबको दी है, थोड़ी या ज्यादा, लेकिन विद्या इज लाइक योर मेमोरी ऑफ योर मोबाइल फोन, कि वहां पे कुछ मेमोरी है लेकिन उसमें हमें डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज डालनी है, विच इज विद्या। और विद्या और बुद्धि भगवान ने हमारी ऐसी बनाई है, जितनी विद्या डालते हैं वो उतनी बढ़ती है। और विद्या डालेंगे और बढ़ेगी, और विद्या डालेंगे और बढ़ेगी। पहले हमें ये काम खुद करना है, और जब हम ये काम खुद कर लेंगे और स्वावलंबी होंगे तो अपने वनवासी भाइयों के लिए भी हमें यही प्रयास करना है। जैसा अभी हमने देखा, वनवासी वासियों के भाइयों के पास बल पहले से ही बहुत है, इतने बलशाली हैं जितना कि शायद हम नहीं हैं। बुद्धि भगवान ने उनको ऑलरेडी दी है। गैर पारंपरिक विद्या का इतना अच्छा विवरण सुधांशु जी ने किया कि वहां से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, जिस पे शोध होना चाहिए। उनको जरूरत है तो किस चीज की? पारंपरिक विद्या की। जो विद्या गुरुकुलों में सिखाई जाती थी, सबसे ज्यादा वनों में थी, जहां पे वनवासी राम, सारे ऋषियों का वर्णन हुआ है, आज वो कहीं गुम हो गई है। हमें भारत सरकार के साथ मिलकर ऐसे प्रयास करने हैं कि वहां पारंपरिक विद्या पहुंचे और हम उनसे गैर पारंपरिक विद्या सीखें, और इस देश में वो भी आगे बढ़ें और हम भी आगे। हमारे साथ हैं राकेश जी, आइए बात करते हैं। राकेश जी, आज ये कार्यक्रम है जनजाति गौरव दिवस, इस कार्यक्रम के विषय में कुछ बताइए। एक्चुअली हमारे इतिहास में जिन वीर योद्धाओं का जिक्र है, उसमें ये जो जनजाति समाज के लोग हैं, ये कहीं जो है वो एक तरीके से इग्नोर होते चले गए। आज हमारे समाज को न बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी है, न तिलका जी के बारे में जानकारी है, और ऐसे अनेक वो रहे जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। और अंग्रेज समाज जो इन वन क्षेत्रों में जाता रहा, उनका सबसे ज़्यादा मुकाबला और वहाँ पर सबसे अधिक वीर गति प्राप्त करने वाले ये हमारे जनजातीय समाज के नायक थे, जिनको कि आज हमने याद करने की कोशिश की। उन अनाम शहीदों को हमने याद करने की कोशिश की और उनको हमने एक तरीके से श्रद्धांजलि देनी शुरू करी। अब ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे तमाम जनजाति नायक जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने शरीर का, अपने हजार लोग एक साथ पेड़ के ऊपर फांसी लटका दिए गए, लेकिन आज तक किसी को उनके बारे में जानकारी नहीं हुई। इतिहास में उन सब शहीदों के बारे में छिपा दिया गया। हमने उनको थोड़ा सा हाईलाइट करके सभी लोगों को सामने लाने की कोशिश की है। आज का कार्यक्रम उसी श्रृंखला के तहत। लोकेश जी, वनवासी जनजातियों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके लिए फंडिंग भी अरेंज कर रहे हैं, उस बारे में कुछ बताइए। मैं भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, वैशाली वसुंधरा शाखा से मैं जिला संयोजक हूँ। हम लोग दूधिया बाबा के आश्रम में जाते हैं, वहीं पर हम काम कर रहे हैं वर्तमान में, जनजातीय से संबंधित कार्य जी। वहाँ पर समय समय पर हमारे शाखा द्वारा बच्चों को जूते और सैनिटरी के आइटम्स वो हम सब समय समय पर वहाँ देते रहते हैं, और वहाँ से जो भी कोई इस तरह की डिमांड आती है उसको भी पूरी करने की हम कोशिश करते हैं जी। वर्तमान में वहाँ एक नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहा है, उसके लिए भी हमारी शाखा सहयोग कर रही है। उसको एक हॉल बनाने के लिए हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जी, जिससे हम जनजातीय के लिए कुछ कार्य कर सकें, क्योंकि हम लोगों के पास सब सुविधा है, उन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जी हाँ। तो इसी में हम लोग सब भारत विकास परिषद वैशाली वसुंधरा शाखा कार्य कर रहे हैं। आप लोकेश श्रीवास्तव जी हैं। लोकेंद्र जी, भारत विकास परिषद में आपके ऊपर बहुत समय से दायित्व है, तो आपकी शाखा, आप किस शाखा से हैं और इस शाखा ने कैसे वनवासी जनजातियों के लिए कार्य किया है, कुछ बताइए। हमारी शाखा में
समाज विकास परिषद वसुंधरा वैशाली शाखा जो है वो विद्या बाबा का ऋतुपर्व में जो छात्रावास है उसमें किसी तरह की टेक्निकल हो, शैक्षिक हो, किसी तरह की डिमांड हो वो हम पूरी करते हैं उनकी। और फिजिकली भी है, जैसे जूते हैं या कपड़े हैं, किसी भी तरह का जो भी हो आवश्यकता उसको पूरी करते हैं। और वहाँ जो भी डिमांड आती है तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस तरह के हम कार्य कर रहे हैं सब। साहिबाबाद में एक स्कूल था हमारा, उसमें खारा पानी था, उसमें कुछ नहीं था। वहाँ पर डिमांड आई, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल था, असहाय वर्ग के, निर्मल वर्ग के बच्चे थे। वहाँ पे हम लोगों ने जमुना वाटर का, गंगा वाटर का कनेक्शन करवाया, वहाँ पे वाटर कूलर लगवाया। जो पब्लिक स्कूलों में तो सभी सुविधाएं होती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में सभी तरह के सुविधाएं नहीं होती हैं, उसको हम पूरी करते हैं सब। और इसी तरह के कहीं जहाँ टॉयलेट नहीं है बच्चों के लिए, वहाँ पे टॉयलेट भी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे बनवा के उनको, जो निर्मल वर्ग का वर्ग से आते हैं हमारे समाज के, हम उनको पूरा सहयोग करते हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती आभा श्रीवास्तव जी। आभा जी, आज ये कार्यक्रम था जनजाति गौरव दिवस, इस कार्यक्रम के विषय में कुछ बताइए। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसे क्षेत्रीय जनजाति समुदाय भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, जो स्वतंत्रता के बाद भी अभी तक कभी भी ये दिन नहीं मनाया गया। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया कि इस दिन को 15 नवंबर को उनकी जयंती होती है, इस दिन को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, उनको सम्मान देने के लिए। जो उन लोगों ने संघर्ष किए थे, जो उन्होंने बलिदान दिया, उसको हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा ही नहीं, ना उनको इस तरह से एक्नॉलेज किया कभी उनके सेक्रीफाइस को जी। इसलिए आज के दिन को, जो 15 नवंबर का दिन था, उसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आभा जी, जनजाति उत्थान के लिए आप इस समाज के लिए बहुत सारे कारपोरेट को यहाँ पर लेके आई, और आज मैंने सुना बहुत सारे लोगों ने फंडिंग 1 करोड़ रुपए या 20 लाख रुपए ऐसे कुछ फंडिंग के लिए भी कमिट किया है। इस विषय में कुछ बताइए, कैसे आपने इतने लोगों को जोड़ा अपने इस उद्देश्य के साथ में? कुछ चीज़ें ऐसे देखते देखते होती हैं कि हम दूसरों को देख के प्रभावित होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मन में इस तरह की जिज्ञासा होती है। तो ऐसा ही हमें भी ऐसे हुआ जब हमने वर्षा गरोटे दीदी को देखा कि वो महाराष्ट्र से आके नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो हमें लगता था कि अरे हम अपने ही घर में अपनी ही ज़रूरतों से उलझे रहते हैं और वो इतनी दूर से आके कर रही हैं जी। तो उससे हम प्रभावित हुए। ऐसे ही जब हम यहाँ पे गाज़ियाबाद में आए तो हमारे जो संपर्क क्षेत्र में जो लोग थे, हमारे मित्र लोग थे, उन लोगों ने देखा कि हम अक्सर जाया करते हैं, वहाँ पे वनवासी कल्याण आश्रम है रुद्रपुर में, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ रहती हैं, और जब घूमने जाने की बात होती थी तो हम कई बार कहते थे कि आप लोग भी एक बार चलिए, एक बार देखिए उनका अनुशासन, वो बच्चे कैसे रहते हैं। हम लोग जा तो रहे हैं घूमने, एक दिन वहाँ भी बिताते हैं। तो इस तरह से जब वहाँ लोग गए और लोगों ने उनको देखा और हमें भी काम करते देखा, तो उनको लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। और हमारा सबसे यही कहना था कि जो भी हम लोग कमाते हैं, करते हैं, उसका एक छोटा सा अंश हमें ऐसे लोगों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए जिनके पास वो साधन या सुविधाएँ नहीं हैं, कि उससे एक संतुष्टि मिलती है। बाकी सुख साधन तो हमारे पास है, लेकिन कई बार हमें वो संतोष नहीं मिल पाता, हम खोए से रहते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा भी किसी के लिए अगर हम मदद करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी चेहरे पे आती है। तो इसी तरह से हमने लोगों को थोड़ा कहा कि आप लोग चलिए, देखिए। और वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा कि वो बच्चों का जो जीवन था, जो उनकी दिनचर्या थी, वो इतना ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी कि सोचा उन्होंने कि हम इस क्षेत्र में अपना योगदान दें। सबसे बड़ी बात कि हमने CSR कंसल्टेंट की पढ़ाई की है, उसमें भी लोगों से ये बात की कि आप लोगों को करना तो है ही, CSR का फंड तो देना ही है, लेकिन शहरों में बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो शहर में अनुदान दे सकती हैं, पर दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव तक ऐसी कंपनीज़ नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वहाँ पे कॉरपोरेट्स नहीं, कॉरपोरेट मेट्रो सिटीज़ में, और यहाँ पे ज़रूरतमंद लोग कम हैं, और जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ पे कंपनीज़ नहीं हैं। तो इससे अच्छा होगा कि हम वहाँ जाएँ, बच्चों की ज़रूरत समझें और वहाँ अपना फ़ंड लगाएँ। तो इसको समझा, कंपनी ने भी समझा, उन्होंने प्रोजेक्ट्स देखे कि कैसे हैं, और उसका एक पहले नीड असेसमेंट होता है कि क्या ज़रूरत है वहाँ पर, उसके बाद उसका लास्ट में इम्पैक्ट एनालिसिस होती है कि जो हमने फ़ंड दिया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो जब वो इम्पैक्ट देखा, इसकी स्टडी की, तो उनको अच्छा लगा कि हाँ, वास्तव में हम लोग जो दे रहे हैं वो कहीं यूटिलाइज होगा सही तरीके से। आभा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।